हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व। तो समय तत्व यानी कि टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अति अल्पकाल, दूसरा है अल्पकाल और तीसरा है दीर्घकाल। तो सबसे पहले हम करेंगे अति अल्पकाल। अति अल्पकाल क्या होता है? अति अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को उसके वर्तमान स्टॉक से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे मान लो कोई शॉप है, उसके पास सुबह 9 बजे 100 रसगुल्लों का स्टॉक है और आपको 1 घंटे बाद यानी कि 10 बजे 200 रसगुल्लों की आवश्यकता हो जाती है। आपको पार्टी के लिए 200 रसगुल्ले चाहिए। तो जो दुकानदार है वो 1 घंटे में 100 रसगुल्ले तैयार नहीं कर सकता। वो आपको अधिक से अधिक जितना उसके पास स्टॉक पड़ा है यानी कि 100 रसगुल्ले पड़े हैं उतने ही आपको उपलब्ध करवा पाएगा। तो इस टाइम जो होती है पूर्ति स्थिर होती है। इसमें क्या होता है, कीमत पर मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। अति अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित की जाती है उसे बाजार कीमत कहा जाता है। अगला है अल्पकाल। अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल समय की वो अवधि होती है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। मान लो कि एक फैक्ट्री है जो कि दरियाँ बनाती है, तो वो एक दिन में जो है 10 दरियों का उत्पादन कर सकती है। मान लेते हैं 2-4 दिन के लिए जो मांग है वो 10 की जगह 20 दरियाँ जो है प्रतिदिन हो जाती है। तो जो फर्म है वो केवल एक दिन में 10 ही दरियों का उत्पादन कर सकेगी, क्योंकि टाइम पीरियड कम है। तो इतने कम समय में वो ना तो नई फर्म खरीद सकती है, ना ही नई मशीनें लगा सकती है। उसकी जो वर्तमान उत्पादन क्षमता है यानी कि 10 दरियों की जो उत्पादन क्षमता है वो उन्हीं का उत्पादन कर सकती है। अपने उत्पादन को वो नहीं बढ़ा सकती अपनी उत्पादन क्षमता से अधिक। तो इस पर भी क्या है, मांग का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित की जाती है उसे उपसामान्य कीमत कहा जाता है। अगला पॉइंट है दीर्घकाल। दीर्घकाल क्या होता है? समय की वो अवधि होती है जिसमें जितनी मांग की जाती है किसी वस्तु की, उसी मांग के अनुसार उसकी पूर्ति बढ़ा दी जा सकती है। क्योंकि इसमें इतना समय होता है कि जो उत्पादक है वो नई फर्म स्थापित कर सकता है, नई मशीनें लगा सकता है, नए श्रमिक लगा सकता है। ठीक है, तो जितनी मांग होगी उसी के हिसाब से वो पूर्ति बढ़ा देगा। और अगर इसके विपरीत होता है यानी कि मांग अगर कम हो जाती है तो वो अपना उत्पादन रोक देगा। दीर्घकाल में कीमत निर्धारण पर मांग और पूर्ति दोनों का ही क्या है, बराबर प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल में जो कीमत निर्धारित की जाती है उसे सामान्य कीमत कहा जाता है। अब हम करेंगे अति अल्पकाल में कीमत निर्धारण। कि अति अल्पकाल में कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, किन किन वस्तुओं की कैसे कीमत निर्धारित करते हैं। तो पहले हम करेंगे नाशवान वस्तुओं की कीमत का निर्धारण। किसमें? अति अल्पकाल में। तो अति अल्पकाल में नाशवान वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है वो हम करेंगे। पहले तो हम ये कर लेते हैं कि नाशवान वस्तुएं होती क्या है। नाशवान वस्तुएं वो होती है यानी जो कि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे ताज़ी सब्जियां होती है या दूध होता है, तो वो एक दिन से ज़्यादा नहीं चल पाते, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सप्लाई होती है वो स्थिर होती है, सीमित होती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, OX पर क्वांटिटी दिखाई गई है और OY पर प्राइस दिखाया गया है। ठीक है, और OSS जो है हमारा ये सप्लाई कर्व है, ये OY के समांतर है, यानी कि सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है। नाशवान वस्तुओं की पूर्ति जो है वो सीमित है। सबसे पहले DD जो यानी कि मांग वक्र है वो SS को E बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ क्या है, OP कीमत निर्धारित की जाएगी। इसके बाद अगर अचानक से उस सब्जियों की, दूध की यानी कि नाशवान वस्तुओं की अगर मांग बढ़ जाती है तो उनकी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता अचानक से। उसमें क्या है, सिर्फ
प्राइस में बदलाव होगा तो मांग बढ़ने से कीमत क्या है, बढ़ जाएगी। कीमत जो है OP से बढ़कर OP1 हो जाएगी। इसके विपरीत अगर मांग कम हो जाती है यानी कि D2 वक्र पर DD वक्र शिफ्ट हो जाता है तो E2 पर संतुलन होगा यानी कि OP2 कीमत निर्धारित की जाएगी। मांग कम होने से कीमत कम हो जाएगी। अगला है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है, जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे गेहूँ, चावल, तेल, साबुन, चाय आदि जो वस्तुएं हैं उन्हें लंबे समय तक हम संभाल कर रख सकते हैं। इनकी एक न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाती है जिन पे क्या है, इनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। अगर किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो उसके स्टॉक को बचा के रख लिया जाता है, जब उसकी मांग बढ़ती है तब उसकी बिक्री की जाती है, ठीक है। और अगर मांग बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन उसकी पूर्ति को हम उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना हमारे पास गोदाम में स्टॉक है यानी कि वर्तमान स्टॉक है हमारा, उससे ज़्यादा हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए हमें लंबा टाइम चाहिए सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो डायग्राम में करते हैं। रेखा चित्र में OX पर क्वांटिटी दिखाई गई है और OY पर प्राइस दिखाया गया है। DD जो है मांग वक्र है और SS पूर्ति वक्र है। SS वक्र जो है वो E1 पॉइंट के बाद OY के समांतर हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति को जो है एक निश्चित सीमा के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो वर्तमान उत्पादन क्षमता है उसके बाद सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। आगे सप्लाई को बढ़ाने के लिए लंबे टाइम की आवश्यकता है। तो टिकाऊ वस्तुओं की कीमत वहाँ निर्धारित होगी जहाँ मांग वक्र और सप्लाई वक्र जो है एक दूसरे को काटेंगे। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है E पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। OP जो है हमारी संतुलित कीमत होगी और OQ जो है संतुलित उत्पादन होगा। अगर मांग बढ़कर DD से D1 हो जाती है तो कीमत भी बढ़कर क्या हो जाएगी, OP1 हो जाएगी और नया संतुलन जो है E1 पर होगा। इसी के साथ उत्पादन की मात्रा भी बढ़कर OQ1 हो जाएगी। इसके विपरीत अगर मांग कम होकर D2 हो जाती है तो नया संतुलन कहाँ होगा, E2 पर होगा। इस पर संतुलित कीमत OP2 हो जाएगी और संतुलित उत्पादन क्या होगा, OQ2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है अल्पकाल में कीमत निर्धारण। वो था आती है अल्पकाल में कीमत निर्धारण, अब करते हैं अल्पकाल में कीमत निर्धारण। अल्पकाल जैसे कि आपको बताया था कि अल्पकाल समय की वो अवधि होती है जिसमें उत्पादन को उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। तो अल्पकाल में कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं तो देख लेते हैं डायग्राम में। OX पर क्वांटिटी दिखाई गई है और OY पर प्राइस दिखाया गया है। जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होती हैं वहाँ क्या है, कीमत निर्धारित की जाएगी। तो DD जो है वो डिमांड कर्व है और SS जो है वो सप्लाई कर्व है। E बिंदु पर ये दोनों जो है एक दूसरे को काट रहे हैं यानी कि OP कीमत निर्धारित की जाएगी। इसके बाद अगर मांग बढ़कर DD से D1 हो जाती है तो हमारा जो नया संतुलन है वो E1 पर होगा। उससे पहले अगर संतुलन जो है वो E पॉइंट पे है और डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, इसके बाद अगर डिमांड बढ़ती है तो नया कर्व जो है D1 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ने के साथ ही क्या है, प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जो उत्पादक है वो सप्लाई में वृद्धि करेंगे। तो नया संतुलन कहाँ स्थापित हो जाएगा, E1 पॉइंट पर। कीमत हमारी बढ़कर क्या हो जाएगी, OP1 हो जाएगी और उत्पादन बढ़कर क्या हो जाएगा, OP2
ओ क्यू 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर इससे विपरीत होता है, यानी कि मांग जो है वो कम हो जाती है, तो हमारा नया कर्व क्या होगा, D2 होगा। इस पे क्या होता है, मांग कम होने के कारण क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम होने से उत्पादक क्या करेंगे, अपना उत्पादन बंद कर देंगे। उत्पादन बंद करने से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो नया संतुलन कहाँ होगा, E2 पॉइंट पर होगा, जहाँ की संतुलित कीमत क्या होगी, OP2 होगी, और संतुलित मात्रा क्या होगी, OQ2 होगी। ठीक है, आगे करते हैं दीर्घकाल में कीमत निर्धारण। दीर्घकाल क्या होता है, समय की वो अवधि होती है जिसमें सारे साधन क्या है, परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि उत्पादक नई फर्में स्थापित कर सकते हैं, नई मशीनें लगा सकते हैं और अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दीर्घकाल में कीमत निर्धारित कहाँ होगी, जहाँ मांग और पूर्ति जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं। तो रेखा चित्र में करते हैं, OX पर मात्रा को दिखाया गया है और OY पर कीमत को दिखाया गया है। DD डिमांड वक्र है और SS सप्लाई वक्र है। ये दोनों जो है वो E पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो संतुलित कीमत क्या निर्धारित होगी, OP कीमत निर्धारित की जाएगी, और संतुलित मात्रा क्या होगी, OQ होगी। उसके बाद अगर कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, अगर उत्पादक चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा कीमत पर बेचे और कीमत बढ़ा देता है, कीमत बढ़ा देगा तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, OQ2 हो जाएगी। यहाँ से डिमांड कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है, OQ2 पर। और सप्लाई के हमारी कितनी रहेगी, अधिक कीमत है तो सप्लाई भी उत्पादक अधिक करेंगे, तो सप्लाई हमारी बढ़कर क्या हो जाएगी, M हो जाएगी, M। ठीक है, तो यहाँ जो है सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है। सप्लाई अधिक होने के कारण और डिमांड कम होने के कारण फिर से कीमत क्या हो जाएगी, ई पॉइंट पर आ जाएगी, यानी कि OP कीमत फिर से निर्धारित की जाएगी। उसके बाद अगर उत्पादक अपनी कीमत को कम कर देता है, OP2 कर देता है, तो यहाँ क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी और मांग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कम कीमत पर वस्तुओं की अधिक डिमांड की जाती है और कम कीमत पर सप्लाई कम होती है। ठीक है, तो डिमांड के अधिक होने के कारण क्या होगा, उत्पादक अधिक उत्पादन करेंगे और धीरे धीरे सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेंगे और कीमत बढ़कर क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मांग बढ़ती है कीमतें भी बढ़ती है। तो संतुलन फिर से क्या हो जाएगा, E पॉइंट पे स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने किया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में जब कीमत निर्धारित करते हैं तो टाइम पीरियड का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है।